के दिल के मुखिया यानी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जबलपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। 52 विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। तो वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना के आवास जाएंगे सीएम। वहां कलेक्टर के बेटे की मौत के बाद शोक संवेदना व्यक्त करते दिखेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो अब जहां दिल्ली से वापसी हो रही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में आज उनका जबलपुर में अहम दौरा है। दरअसल जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार चल रहा है, 5 जून से लेकर 16 जून तक चलेगा और इसी के तहत आज जबलपुर का रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही साथ कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। 52 विकास कार्यों का भी करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। तो वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना के आवास पर जाएंगे सीएम और वहीं कलेक्टर के बेटे की मौत के बाद शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तमाम अपडेट्स ले लेते हैं उनके पूरे शेड्यूल पे। मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ गए हैं मेरे साथ। दुर्गेश, हम देख रहे हैं कि अब जहां दिल्ली से वापसी हो गई है, चुनाव खत्म हो गया है, तो ऐसे में अब फोकस प्रदेश के तमाम कार्यों पे, विकास कार्यों पे, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो जबलपुर का अहम दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि पिछले 2.5 महीने से आचार संहिता लगी थी। तमाम जो विकास कार्य थे वो रुके हुए थे, कोई भी लोकार्पण भूमि पूजन नहीं हो रहा था। और ऐसे में अब जब शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है दिल्ली में और तमाम राज्यों में जो है अपने अपने मुख्यमंत्री वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव की जब वापसी हो रही है तो सीधे तौर पर आज वो जबलपुर को 1389 करोड़ रुपये की सौगात देने वाले हैं, जिसमें भूमि पूजन और कई विकास कार्य के लोकार्पण भी शामिल होंगे। शाम को तकरीबन 4:15 बजे का टाइमिंग है जहाँ डुमना एयरपोर्ट पर डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचेंगे और फिर वहां से सीधे पहले वो कलेक्टर दीपक सक्सेना के बंगले पर पहुंचेंगे जहां उनके बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण मसला था और कलेक्टर दीपक सक्सेना चूंकि जबलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसके बाद से लगातार चर्चाओं में थे और इसी दौरान उनके बेटे का निधन हो गया दिल्ली में। तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव की उनकी काफ़ी करीबी है क्योंकि वो भी उज्जैन के रहने वाले हैं और ऐसे में उनका बचपन जो है उनके साथ बीता है। तो एक मित्रता के बतौर और प्रोटोकॉल के तहत, दोनों के तहत ही आज डॉक्टर मोहन यादव उनके बंगले पर पहुंचेंगे और ठीक उसके बाद फिर जबलपुर में मदन महल की पहाड़ी पर संग्राम सागर तालाब है जहां के साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे और जल गंगा संवर्धन जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत निरीक्षण करेंगे और तमाम दिशा निर्देश देंगे। और फिर इस कार्यक्रम में ही कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे और लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 1389 करोड़ रुपए की ये विभिन्न परियोजनाएं हैं जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। परियोजनाओं की सौगात भी शामिल है जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पहुंच रहे हैं वो जबलपुर। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम अपडेट्स के लिए। और देखिए, बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद मोहन सरकार की पहली चुनौती, संविदा बिजली कर्मचारियों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम। जुलाई के पहले हफ्ते में हजारों संविदा कर्मी करेंगे बड़ा प्रदर्शन। ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। 11 महीने बाद भी संविधान नीति लागू न होने का करेंगे विरोध। नवीन संविधान नीति 2023 का भी अभी तक उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसी को देखते हुए विरोध प्रदर्शन जुलाई के पहले हफ्ते में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई 2023 को की थी घोषणा, लेकिन अभी तक कोई नीति का लाभ नहीं मिल रहा है, ये शिकायत है। तो लोकसभा चुनाव के बाद अब मोहन सरकार की ये पहली बड़ी चुनौती नजर आ रही है। संविदा बिजली कर्मचारियों ने दिया है सरकार को अल्टीमेटम। जुलाई के पहले हफ्ते में हजारों संविदा कर्मी करेंगे बड़ा प्रदर्शन। 11 महीने बाद भी संविदा नीति लागू न होने का करेंगे विरोध और नवीन संविदा नीति 2023 का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ये शिकायत है। इसी को देखते हुए ये बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है कर्मचारियों की तरफ से। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई 2023 को की थी घोषणा, लेकिन नवीन संविधान नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है और ऐसे में इसी शिकायत को देखते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। और विवेक पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ। विवेक, संविदा बिजली कर्मचारियों की नाराजगी किस चीज को लेकर है मुख्य तौर पर सरकार से और क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, मध्य प्रदेश में जब से बिजली कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई तब से बिजली कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा सरकार से नाराज हैं और अक्सर ये देखने के लिए मिलता है किसी न किसी मांग को लेकर वो आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। और साल 2023 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त चुनाव को देखते हुए उन्होंने संविदा नीति लागू करने की बात कही थी, लेकिन संविदा नीति जरूर लागू हो गई लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को जो रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए था वो फिलहाल नहीं मिल रहा है और इसके अलावा जो उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, मेडिकल पॉलिसी, उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कर्मचारी
कर्मचारी अब एक बार फिर बगावत कर रहे हैं और सरकार का अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर सरकार अगर इस नई संविदा नीति को लागू नहीं करती है और उसके तमाम सारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो ऐसे में वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान की वो घोषणा अब मोहन सरकार के गले पड़ रही है, तो ऐसे में मोहन सरकार भी समय रहते हुए बिजली कर्मचारियों की मांगों को पूरा कहीं करेंगे। ना कहीं नीति का लाभ नहीं मिला है, नाराजगी है सरकार से, इसीलिए विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है जुलाई में अगर मांगे नहीं मांगी गई। तो विवेक आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगली बड़ी खबर मिल रही है, रुक करूंगी आपका फिर से। दरअसल 25 जून के बाद होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे पर कांग्रेस करेगी फैसला। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ बीजेपी की थी ज्वाइन इन दोनों ही विधायकों ने और अब इस पर फैसले की घड़ी। अब तक दोनों नेताओं ने सचिवालय को नहीं भेजा है अपना इस्तीफा, तो ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रही है कि अब 25 जून के बाद कांग्रेस विधायक दल की जहां बैठक होनी है, तो ऐसे में रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस फैसला करेगी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि श्योपुर जिले के विजयपुर से विधायक है रामनिवास रावत, जिन्होंने 30 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो वहीं बीना से विधायक है निर्मला सप्रे, ये दोनों ही वो विधायक है जिन्होंने बीच चुनाव में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ने के बावजूद अब तक दोनों नेताओं ने सचिवालय को अपना इस्तीफा नहीं भेजा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी फिर से मैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। विवेक, इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति का दौर खूब देखा गया है। ऐन वक्त पर बड़े नेताओं ने, विधायकों ने और तो और प्रत्याशियों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे वो विधायक है जिन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। अब जो ये फैसले की खबर है, इसमें होगा क्या आखिर? देखिए 25 जून को कांग्रेस विधानसभा सत्र से पहले एक विधायक दल की बैठक बुलाने वाली है और इस विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के खिलाफ शिकायत करनी है या फिर नहीं, क्योंकि दल बदल कानून के तहत अगर कांग्रेस शिकायत करेगी, शिकायत में ये सही पाया गया कि उन्होंने दल बदल किया है, तो ऐसे में उनकी विधानसभा से इस्तीफे लिए जा सकते हैं। विधानसभा सचिवालय उनकी सदस्यता शून्य करा देगा और 25 जून के बाद 2-3 दिन के बाद ऐसी एक बैठक होगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष और तमाम सारे विधायक ये फैसला लेंगे कि दल बदल कानून के तहत शिकायत करनी है या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच विजयपुर से विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे, लगातार विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। और निर्मला सप्रे पहली बार की विधायक है बीना से, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसे में इन दोनों के लिए क्या फैसला कांग्रेस लेती है, क्योंकि कई नेता ये कह चुके हैं कि इन दोनों ही खबरें भी आ रही है मध्य प्रदेश में, वैसे ही काफी सारी सीटें खाली हो रही है, 3 का तो है, लेकिन अगर ये लोग इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या इन सीटों पर क्या स्थिति बनती है उपचुनाव की, और अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या इन दोनों की सीटों पर भी, विजयपुर और बीना पर भी उपचुनाव देखे जा सकते हैं? देखिए कांग्रेस के किसी सदस्य को विधानसभा सचिवालय में शिकायत करनी होगी और शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय जांच करेगा और जांच के आधार पर दल बदल कानून के तहत इन दोनों की सदस्यता शून्य कराई जाएगी और उसके बाद ही उपचुनाव होंगे। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम सारे नेता हैं वो चाहते हैं कि रामनिवास रावत अब उनकी पार्टी में ना आए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक सुर ये पैदा हो रहा है कि जो नेता कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ के चले गए उनकी वापसी संभव नहीं है। और याद हो कि के मिश्रा ने ये कहा था कि अगर कोई भी नेता इन दोनों को वापस कांग्रेस में शामिल कराने की बात कहता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो ऐसे में आसार है कि कांग्रेस इन दोनों नेताओं को फिलहाल अपने खेमे में नहीं बैठाएगी और जब 25 जून को बैठक होगी तो उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि रामनिवास रावत जो विजयपुर से विधायक हैं और बीना से निर्मला सप्रे, इन दोनों के खिलाफ शिकायत की जाए जिससे कि इनकी सदस्यता शून्य कराई जाए। लेकिन कांग्रेस के सामने एक चुनौती रहेगी कि एक नए लीडरशिप को वहां तैयार करना होगा जो इन दोनों ही नेताओं को टक्कर दे, जिससे उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अमरवाड़ा में कमलनाथ के सामने चुनौती होगी कि कमलेश शाह का विकल्प खोज कर लेकर आए, क्योंकि अभी बेटे की हार से कमलनाथ उभरे नहीं है। ऐसे में अमरवाड़ा में अगर कांग्रेस की हार होती है, कोई बड़ा नेता वहां से जीतता नहीं है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस का अस्तित्व भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है सीटें मध्य प्रदेश की जहां पर बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के पास दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का वजन इस बार बढ़ाया है।
है। अभी तक मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 से 4 सांसद ही केंद्र में मंत्री बनते थे, पर इस बार 5 को जगह मिली है। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा है। दलित चेहरे के तौर पर वीरेंद्र कुमार खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाया गया है, जबकि आदिवासी चेहरों में फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह दूसरी बार के 2 सांसद दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सावित्री धार से, जबकि उइके बैतूल से सांसद है और खटीक के जरिए, जो कि टीकमगढ़ से सांसद है, उनके जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश की गई है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद है। तो इस बार जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सौगात दी इतनी सीटें हासिल कर भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसे में उन्हें सरकार में मंत्री पद से नवाजा गया। 5 मंत्री मध्य प्रदेश से, तो वहीं एक मंत्री तोखन साहू छत्तीसगढ़ से भी चुने गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्री पद बांटा गया है, इसमें सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर ने भी काम किया है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। लेकिन कैसे हुई इस सफर की शुरुआत, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं ये मामा की लोकप्रियता ही कहेंगे, जो उनकी जीत का शोर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। जिसे देखो वो पूर्व सीएम से बस यही पूछ रहा है कि दिल्ली कब जा रहे हैं। सवाल भी लाजमी है, क्योंकि खुद पीएम को मामा की जरूरत जो है। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। विदिशा में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली जाना तय हो गया है। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ खुद 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, बल्कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीत में बड़ी भूमिका निभाई। दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। प्रचंड जीत के बाद इनाम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका मिलनी ही थी। उनके नरेंद्र मोदी सरकार की कोर कमेटी में रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। 2024 में विदिशा से जीत हासिल की। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। 5 बार सांसद, 5 बार विधायक रहे। एमपी के 4 बार सीएम रहे। 1990 में पहली बार बुधनी से चुनाव लड़ा था। 1988 में बने बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। 18 साल तक लगातार सीएम रहने वाले शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में जाने के कयास मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगाए जा रहे थे। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका दिल्ली जाना तय हो गया था। लोकसभा चुनाव में शिवराज न सिर्फ प्रत्याशी बने, बल्कि पूरे राज्य में मिशन 29 के लिए अपनी ताकत झोंक दी। उनकी मामा वाली छवि और योजनाओं का असर लोकसभा चुनाव परिणाम में भी दिखा। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बड़ी जीत दर्ज की और पहली बार सभी 29 सीटों पर कब्जा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश से 5 नाम मोदी कैबिनेट में जा रहे हैं। इसमें से एक ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। मोदी 2.0 में भी सिंधिया शामिल थे और एक बार फिर सिंधिया केंद्र में मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पे आपको। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की नामांकन रैली ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी इस रैली ने विपक्षी नेता के पसीने छुटाने का काम किया था। असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुना लोकसभा सीट से चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह को करीब 5,12,158 वोटों से हराया। इस जीत का श्रेय सिर्फ सिंधिया को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी जाता है, क्योंकि उनके पूरे कुनबे ने मिलकर उन्हें जीत दिलाने के लिए पसीना बहाया था। पत्नी, बेटा और छोटा भाई चुनावी प्रचार में डटे रहे थे।
नतीजा ये हुआ कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया 5वीं बार जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचे। हालांकि सिंधिया के लिए साल जितना खुशियों भरा रहा उतना मुश्किल भी, क्योंकि उनकी इस प्रचंड जीत को उनकी मां न देख सकी। ठीक ऐसे ही उनके पिता भी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसद पहुंचने का सफर नहीं देख सके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और पिता दोनों ही अब उनके साथ नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद ही समझें जो आज उन्हें फिर से प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में जगह मिल रही है। न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बुआ उमा भारती भी सिंधिया की तारीफ करते नहीं थकती हैं। तो वो अकेले मोदी जी से नहीं होगा, उनको सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। राम राज्य को लाने के लिए भगवान राम को सहयोगियों की जरूरत पड़ी थी, हनुमान की जरूरत पड़ी थी, लक्ष्मण की जरूरत पड़ी थी, गुरु वशिष्ठ की जरूरत पड़ी थी। सबने मिलकर के राम राज्य की स्थितियों का निर्माण किया था। इसलिए मोदी जी को भी ज्योतिरादित्य की जरूरत बार बार पड़ेगी। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में बीजेपी का दामन थामा था। उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो सिंधिया का सफर 2001 में पिता माधवराव का निधन हुआ। 3 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में शामिल हुए। गुना में पिता की सीट पर भारी बहुमत से जीते। 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में पूर्व निजी सचिव केपी यादव से हारे। 10 मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार 2.0 का हिस्सा भी रहे हैं। 2020 में बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य बने थे, जिसके बाद उन्हें उड्डयन मंत्री बनाया गया। अब देखना होगा कि इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने मोदी 2.0 से मोदी 3.0 तक का सफर तय किया है और उसमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी। खैर, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में बैतूल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा। पीवी नरसिम्हा राव कैबिनेट के बाद ये दूसरा मौका है जब इस क्षेत्र का सांसद कैबिनेट में मंत्री बना है। देखिए रिपोर्ट इस पर। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डीडी उइके के नाम से पहचाने जाने वाले दुर्गादास उइके ने बैतूल से बम्पर वोटों से जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद दुर्गादास उइके ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता। डीडी उइके ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी और संगठन को दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2047 तक ये राष्ट्र दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से लेकर विविध क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व भारत करने वाला है। सुख, शांति और सद्भाव की जन्मदात्री है भारत भूमि, और सौभाग्य है भारत का और भारत के सभी भाइयों और बहनों की वर्तमान में इस परिदृश्य में जब वैश्विक स्थितियां ठीक नहीं चल रही, तो भारत का नेतृत्व एक समर्थ, बलशाली और यशस्वी नेता भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला कल भारतवर्ष का और भारत में रहने वाले भाई बहनों का उज्जवल रहने वाला है। कौन है दुर्गादास उइके? बैतूल जिले के मीरापुर में जन्मे दुर्गादास उइके क्षेत्र में डीडी उइके के नाम से मिली पहचान। पहली बार 2019 में जीता लोकसभा चुनाव। राजनीति में आने से पहले शिक्षक थे डीडी उइके। जनजातीय कार्य मंत्रालय में बने सदस्य। संघ के करीबी माने जाते हैं दुर्गादास उइके। राजनीति में आने से पहले डीडी उइके एक शिक्षक थे। दुर्गादास उइके ने 2024 में बैतूल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को 3,79,761 वोटों से हराया है। बैतूल में बम्पर जीत के बाद से ही उनके परिवार में खुशी की लहर है। आज़ादी के बाद स्थानीय आदिवासी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। भाजपा इस बात के लिए हम भाजपा और भाजपा संसदीय दल का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पहली बार किसी बैतूल के स्थानीय आदिवासी को मौका दिया।
बैतूल लोकसभा में आजादी के बाद से ही ये दूसरी बार होगा जब किसी सांसद को केंद्र में पद दिया जा रहा हो। इसके पहले असलम शेर खान को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बनाया गया था। दुर्गादास उइके एससी वर्ग से आते हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि दुर्गादास उइके का केंद्र में मंत्री बनना जातिगत समीकरणों को साधने की भी एक कोशिश हो सकती है।